सो जेंटलमैन, वेलकम बैक फॉर द सेकंड सेशन। काइंडली मुझे एक छोटी सी कंफर्मेशन दे दें कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। जी उस्मान, आप कंफर्मेशन देंगे प्लीज। जी सर आ रही। चलें, गुड। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट टर्म्स ऑफ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट। ठीक है, जो कि अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, और इसमें से कुछ स्पेसिफिक टर्म्स भी हैं जो आगे मैं एक्सप्लेन भी करूंगा आपको। बट कुछ वेरी कॉमन है जो कि उनको हमारी एक रिफ्रेश हो रहा है। Corrective actions I already have explained to you. Then critical control points, ये important point है। critical control points और उसके बाद critical limits, ये जो हमारा process होता है HACCP, Hazard Analysis Critical Control Points, ये बेसिकली आपकी फूड सेफ्टी की मैनेजमेंट का यूं समझ लें कि आपका जो फोकस पॉइंट है वो ये होता है, मतलब उसकी मेन शारग ये होती है क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। ठीक है ना। क्या होते हैं ये जी? ये जो इन टर्म्स को ये डिफाइन करते हैं, ये सो को किस तरह करते हैं? स्टेप इन द प्रोसेस एट विच कंट्रोल मेजर्स आर अप्लाइड टू प्रिवेंट और रिड्यूस ए सिग्निफिकेंट फूड हैजर्ड। ठीक है ना। यानी ये वो पॉइंट होता है, वो लेवल होता है जिसके ऊपर आप कहते हैं कि इससे आगे जो है ना वो खाई है, मतलब आगे खतरा बढ़ जाएगा। तो उस लेवल पे उस स्टेप को जब आप मतलब है कि उस क्रिटिकल पॉइंट को जब आइडेंटिफाई करते हैं, तो वहां पे कोई मतलब आप कोई सेफ्टी मेजर्स वहां पे लेते हैं। ठीक है ना। और कुछ क्रिटिकल जो लिमिट्स हैं उनको आप डिफाइन करते हैं। इसकी मिसालें भी हैं। वैसे अगर हम इसको मतलब मजीद बेहतर तरीके से मैं आपको डिफाइन कर सकूं तो वो ये होगा: a step in the process at which control measures are applied to prevent or reduce a significant food hazards to an acceptable level, and defined criteria, limits or measurement enable the application of the correction। ठीक है। अब इसमें मिसाल कुछ मैं आपको दे के समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पे जो फूड प्रोडक्शन होती है उसके अंदर एक प्रोसेस है जिसको हम पैस्चराइजेशन कहते हैं। पैस्चराइजेशन का मतलब होता है कि हीट ट्रीटमेंट। मतलब जैसे जो मिल्क होता है, मिल्क जब कॉटन के अंदर तैयार होता है तो उसको प्रोसेस किया जाता है, तो उसको पैस्चराइजेशन का एक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है ना। अब वो पैस्चराइजेशन जो है उसके लिए मतलब है कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट्स उसके लिए जरूरी होती है। ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर हम इस यहाँ पे हम किसी एक लेवल पे डिटरमिन करते हैं कि जो पैस्चराइजेशन का जो प्रोसेस है ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है ना। अब इस क्यों क्रिटिकल है? क्योंकि यहाँ पे जो मतलब डिफरेंट किस्म के बायोलॉजिकल पैथोजेंस हैं, जैसे बैक्टीरियाज हैं, सैल्मोनेला है, ई कोली, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि दूध के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो उसके लिए हमने कंट्रोल मेजर्स यहाँ पे क्या लिए कि अप्लाइंग हीट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, मतलब हमने एक खास पॉइंट उस पैस्चराइजेशन के दौरान में उस फूड हैजर्ड को कंट्रोल करने के लिए हमने स्पेसिफिक कंट्रोल मेजर्स वहाँ पे अप्लाई किए हैं कि हमने वहाँ का जो टेम्परेचर है उसको 72 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है फॉर 15 सेकेंड्स। ठीक है। मतलब ये हमने एक सबसे पहले तो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उसका हैजर्ड आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उसका एक कंट्रोल मेजर अप्लाई किया वहाँ पे कि हमने वहाँ पे जो है दूध को 15 सेकेंड्स तक 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना है, मतलब उस टेम्परेचर के अंदर रखना है उसको। तो यहाँ पे जो मतलब हमारी जो क्रिटिकल लिमिट्स होगी वो क्या होगी कि ये जो 72 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है और 15 मिनट्स का जो टाइम है, दैट इज द क्रिटिकल लिमिट्स। ठीक है। तो जब हम वो लिमिट्स डिफाइन कर देते हैं उस पॉइंट के अंदर, तो फिर हम उसको मॉनिटर करते हैं। अगर तो वो मतलब है कि इफ मिल्क इज पैस्चराइज्ड एट 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर लेस देन 15 सेकेंड्स, मसलन अगर वो प्रोसेस जो है जिसको हमने डिफाइन किया हुआ है उस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर कि इतना टेम्परेचर होना चाहिए और इतने सेकंड्स तक उसने दूध को रखना है इस टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन अगर वो उससे कम हो, मतलब उसका जो स्पेसिफिक टाइम है, तो फिर उसके ऊपर हम फिर क्या होगा
कि इट इज कंसिडर्ड अनएक्सेप्टेबल, क्योंकि जो लिमिट आपने डिफाइन की थी उसको वो मीट नहीं की ना, मतलब तो वहां पे वो अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा एंड करेक्टिव एक्शन वहां पे लगाने की आपको जरूरत पड़ेगी। मसलन आप रीपेस्चराइजेशन कर सकते हैं और डिस्पोज कर सकते हैं उसको, ठीक है ना, मतलब डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन कि वो जो क्रिटिकल लिमिट्स थी वो कितने सेकंड्स तक वहां पे आपने वायलेट की है, जो कि जरूरी थी उस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, जिसको कंट्रोल करने के लिए आपने वहां पे एक पहले हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन भी की, फिर उसके बाद कंट्रोल मेजर्स भी अप्लाई किया और एक्सेप्टेबल लिमिट भी यहाँ पे डिफाइन की। लेकिन अगर वो एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर वहां पे वो प्रोसेस नहीं हुआ, तो फिर आपके पास कंट्रोल मेजर अप्लाई करने का वहां पे, यानी उसकी करेक्शन करने का ऑप्शन आपके पास फिर एक्टिव हो जाता है। फिर आप उसकी करेक्शन करते हैं, करेक्शन आप देखते हैं कि मतलब क्या वो जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट था उसके ऊपर जो वायलेशन हुई है वो किस लेवल की है। अगर तो एक आध सेकंड ऊपर नीचे हुआ है तो मे बी रीपेस्चराइजेशन करके आप उसको बेहतर कर लें, लेकिन अगर वो ज्यादा वायलेशन हो गई है तो फिर आप उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को, मतलब आप उसको डिस्पोज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह हम ये क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स जो है और क्रिटिकल लिमिट्स जो है वो डिफाइन करते हैं अपने किसी भी क्रिटिकल प्रोसेस के अंदर, ठीक है जी। तो ये बेसिकली है कंसेप्ट क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स का और क्रिटिकल लिमिट्स का। जी उस्मान जी अरसलान, मुझे काइंडली कंफर्मेशन दें कि ये दोनों पॉइंट्स आपको अंडरस्टैंड हो गए हैं, मतलब इसकी एक जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग आपके जहन में क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? अगर है तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, वरना फिर हम आगे चलते हैं। मुझे नहीं सर, क्लियर। क्लियर है जी। अरसलान आपको भी क्लियर है? क्लियर है सर। चलें, गुड, जबरदस्त, माशाल्लाह। देखें, आपको मैंने जिस तरीके से शुरू से उठाया है अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी वजह से आपका जो कॉम्पिटेंस लेवल है, कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ रहा है, मतलब यू ऑलरेडी हैव गेन गुड और नॉलेज ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसकी बेसिस के ऊपर आपको ये अब इतना मुश्किल नहीं लग रहा, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह और भी जो स्टैंडर्ड आप अचीव करेंगे या उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन के ऊपर। ये ऑलरेडी क्वालिटी के अंदर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी कंट्रोल्ड एंड मेंटेन्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, यानी वो वाली इंफॉर्मेशन जिनको मेंटेन करना जरूरी होता है और उनको कंट्रोल करना जरूरी होता है, उसको हम डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं जो टेम्पररी होती हैं, मतलब किसी नोट पैड पे लिखी, रफ हो गई, डिस्कार्ड कर दिया, थ्रेडर में डाल दिया, दैट्स ऑल एंड। लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डॉक्यूमेंटेड, उनको करना जरूरी होता है, उनको मेंटेन करना जरूरी होता है। तो इसलिए उसको रखना भी जरूरी होता है। और स्टैंडर्ड के अंदर बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हम डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन कहते हैं, और उनको रिटेन करना ऑर्गेनाइजेशन की नीड होती है, ठीक है। एंड द मीडियम ऑन विच इट इज कंटेन्ड। अब मीडियम हमारे पास डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन के मुख्तलिफ होते हैं, जैसे डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन कैन बी इन एनी फॉर्मेट एंड एनी मीडिया एंड फ्रॉम एनी सोर्स। मैनेजमेंट सिस्टम जो डिफरेंट किस्म के मीडिया ये होता है कि आपने क्या उसको क्लाउड पे स्टोर किया हुआ है, हार्ड कॉपी की फॉर्म में स्टोर किया हुआ है, सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में स्टोर किया हुआ है, फाइल में रखा हुआ है, किधर रखा हुआ है, सोर्स क्या है उसका, मतलब दैट इज ऑल रिलेटेड विद द मीडिया। उसके बाद जो डिफरेंट किस्म की डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन हैं, जैसे कि मैनेजमेंट सिस्टम इटसेल्फ, ऑल रिलेटेड इसके प्रोसेसेस जो होते हैं, इंफॉर्मेशन क्रिएटेड इन ऑर्डर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑपरेट डॉक्यूमेंटेशन, मतलब आपके जितने ऑपरेशनल प्रोसेसेस होते हैं, एविडेंस ऑफ द रिजल्ट अचीव, जो भी आपने मतलब कहीं ट्रेनिंग करवाई है तो उसके ऊपर मतलब उनके रिजल्ट्स क्या आते हैं, ठीक है। मसलन आपने कोई वहाँ पे इंस्पेक्शन की है तो उनके रिजल्ट क्या है, इस तरह के जो एविडेंस होते हैं जो कि आप बाद में आपको ऑडिट में काम आते हैं, उनको रिटेन करना जरूरी होता है। तो वो अगर आप रिटेन करेंगे तो फिर ऑडिट में आपको मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि ऑडिटर तो फिर आपको से सारा रिकॉर्ड पूछेगा ना कि फला आपका जो प्रोसेस है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आप इतने इतने टाइम के बाद, इतनी फ्रिक्वेंसी के बाद इंस्पेक्शन परफॉर्म करेंगे, उनकी रिपोर्ट्स की तरह ला के हमें दिखाएं, ताकि हम वेरीफाई करें कि इस प्रोसीजर के तहत आप काम ठीक कर रहे हैं। तो फिर वो एविडेंस आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। अगर आपने मेंटेन नहीं किए हुए तो वो फिर ऑब्वियसली आपके पास नहीं होंगे, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उसके बाद इफेक्टिवनेस की टर्म है जी,
extent to which planned activities are realized and planned results achieved. कॉमन सेंस की बात है, जितना ज्यादा क्राइटेरिया आप मेट करेंगे उतनी ही इफेक्टिवनेस आपकी ज्यादा होगी। अगर कम मीट करेंगे क्राइटेरिया तो इफेक्टिवनेस कम होगी, ज्यादा मीट करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिवनेस होगी। ठीक है ना। एंड प्रोडक्ट क्या होती है जी, ये भी कॉमन टर्म है। प्रोडक्ट दैट विल अंडरगो नो फर्दर प्रोसेसिंग और ट्रांसफॉर्मेशन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। मिसाल के तौर पे एक चीज जो फाइनल शेप में क्वालिटी कंट्रोल से पास होके रेडी टू डिलीवर टू द कस्टमर है, दैट इज एंड प्रोडक्ट, जो फाइनल शेप में आती है आपके पास क्वालिटी चेक होने के बाद। ठीक है ना। So a product that undergoes further processing or transformation by another organization is end product in the context of the first organization, and raw material are an ingredients in the context of the second organization. ठीक है ना। ऑब्वियसली मतलब एक कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई इतना वो मुश्किल वाला मामला नहीं। फीड क्या होती है जी, फीड भी हमें अंडरस्टैंडिंग है। सिंगल और मल्टीपल प्रोडक्ट्स वेदर प्रोसेस्ड, सेमी प्रोसेस्ड और रॉ विच इज इंटेंडेड टू बी फेड टू फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स। जो एनिमल्स फूड प्रोड्यूस करते हैं उनको जो खुराक हम देते हैं उसको हम फीड कहते हैं। Distinctions are made in this document between the term food, feed and animal food. There are 3 किस्म की टर्म्स डिफरेंट डिफाइन हुई हैं, तो उनके अंदर फर्क है, डिस्टिंक्शन आपने मेंटेन रखनी है। नॉर्मल फूड जो है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होता है, ठीक है ना, वो फूड कहलाता है। और फीड जो है वो एनिमल, जो फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं उनके लिए फीड जो हम देते हैं उस खुराक ही होती है ना, वो भी बेसिकली होता तो फूड ही है ना वो, लेकिन उसके लिए स्पेशल टर्म यूज होती है फीड। इसी तरह एनिमल फूड एक तीसरी टर्म है कि मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो फूड प्रोड्यूस नहीं करते, कुत्ते बिल्लियां, ये देखें ना, ये जो मतलब इनको भी हम खुराक देते हैं ना, एनिमल फूड उसको कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे गाय भैंसे हैं हमारे लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं, तो उनके लिए फीड होती है। मुर्गियां हैं, ये इनके लिए हम फीड देते हैं। तो फीड, फूड और एनिमल फूड के अंदर फर्क है। फूड इज इंटेंडेड फॉर कंजम्पशन बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स एंड इंक्लूड्स फीड एंड एनिमल फूड। फीड इज इंटेंडेड टू बी फेड टू द फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स। ठीक है जी। उसके बाद फ्लो डायग्राम क्या होती है, ये कॉमन सेंस की बात है। schematic सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस एंड इंटरेक्शन ऑफ द स्टेप्स इन द प्रोसेस। मतलब वो जो डायग्राम जिसमें हम पूरा स्ट्रक्चर जो है वो लिंक्ड होता है एक दूसरे के साथ। जैसे हमने वो एक पीडीसीए साइकिल की डायग्राम जो है उसको डिस्कस किया था। पीडीसीए साइकिल को ऑन द होल स्टैंडर्ड के ऊपर अप्लाई करना और स्पेसिफिक टू क्लॉज 8 अप्लाई करना, उसकी जो डायग्राम है उसको schematic डायग्राम या सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन कहते हैं। उसके बाद फूड का यहाँ फिर अगेन यहाँ पे उन्होंने डिफाइन कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि जो टर्म्स यहाँ पे बयान हुई है इस स्टैंडर्ड के अंदर, इनको अंडरस्टैंड करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप ऑडिट कर रहे होते हैं ना तो बाज़ औक़ात वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन आ जाता है। मतलब आप किसी चीज़ को जब उसका ऑब्जेक्टिव एविडेंस अचीव करते हैं ना, तो आपका जो कंपटीटर होता है या आपका ऑडिटी जो होता है वो आपके ऊपर ऑब्जेक्शन कर सकता है। उसका अपना परसेप्शन हो सकता है किसी चीज़ के हवाले से। तो फिर वहां पे आप इस सारी सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करेंगे? वहां पे आप रेफरेंस करेंगे इस डॉक्यूमेंट को जिसके अंदर ये जो डेफिनेशन है, ये टर्म जो डिफाइन हुई। हो सकता है आपका जो ऑडिटी है उसने एक स्पेसिफिक टर्म की डेफिनेशन इंटरनेट वगैरह पे देखी हो, किसी और मतलब डिक्शनरी में देखी हो, तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात तो सही कर रहा हो, लेकिन आप चूंकि स्टैंडर्ड के ऊपर आपकी ग्रिप ज्यादा होती है, आपको अंडरस्टैंडिंग होती है, तो आप स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होंगे। तो वहां पे फिर आपने अपने ऑडिटी को करना है कन्विंस, तो उसके लिए आपको फिर स्टैंडर्ड का रेफरेंस देना पड़ेगा। इसीलिए इन टर्म्स को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना। तो फूड क्या है जी, कल भी हमने बात की थी फूड की। फूड जो हमें एनर्जी देता है, ठीक है। एनी सब्सटेंस होता है, लिक्विड फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो, सब्सटेंस इंग्रेडिएंट्स वेदर प्रोसेस्ड, सेमी प्रोसेस्ड or raw which is intended for consumption and includes chewing, chewing gums and any substance which has been used in the manufacturing, preparation or treatment of food but does not include cosmetics or tobacco or substances ingredients used only as drugs। ठीक है ना। यानी जो ड्रग्स होती हैं दे आर नॉट फूड। ठीक है ना। ड्रग्स क्योंकि कंज्यूम तो आप वो भी करते हैं ना, ड्रग्स भी तो आप पिल्स लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं,
सिरप लेते हैं, दैट इज आल्सो ए सब्सटेंस व्हिच यू कंज्यूम, बट दैट इज नॉट ए फूड, ठीक है ना। उसको अलग कैटेगरी में जिस तरह आप सिगरेट पीते हैं, सिगरेट भी तो पिया जाता है ना, पानी पिया जाता है, तो सिगरेट भी पिया जाता है, कहने को तो हम उसको भी फूड कह सकते हैं, बट दैट डज नॉट फॉल इनटू द डेफिनेशन ऑफ द, उसके लिए अलग से ड्रग की कैटेगरी जो है वो डिफाइन हुई है, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है। मतलब है कि बिल्कुल वो ये सोच में आना कि एनी सब्सटेंस लिक्विड और सॉलिड विच वी कंज्यूम इज फूड, दैट नॉट करेक्ट, ठीक है। उसमें करेक्शन की हमें मजीद जरूरत होती है कि फूड को हमने डिफ्रेंशिएट भी करना है, कि हर खाने पीने वाली चीज फूड नहीं होती, उसमें डिस्टिंक्शंस हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक उस पर्पस के लिए यूज होती हैं, और उनको हम फूड नहीं कहते, ठीक है, उनको उन्हीं कैटेगरी के अंदर डिफाइन करते हैं, ठीक है। Distinctions are made in this document between the term food, feed, and animal food. Food is intended for consumption by human and animals, includes feed and animal food. Feed is intended to be fed to food-producing animals. Animal food is intended to be fed to non-food producing animals such as pets. कुत्ते बिल्लियां वगैरह जो हम रखते हैं घरों में, उनके लिए जो हम फूड उनको देते हैं उसको हम एनिमल फूड कहते हैं, ठीक है ना। उसको फूड नहीं कहते सिंपल, बल्कि एनिमल फूड कहते हैं। और इसी तरह जो फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं उनको जो हम खुराक देते हैं उसको हम फीड कहते हैं, ठीक है ना। एनिमल फूड को मजीद यहाँ पे डिफाइन उन्होंने डिटेल से कर दिया, इसको ऑलरेडी हम कर चुके हैं। फूड चेन, फूड चेन क्या है जी? तो इसको हमने अंडरस्टैंड करना है जरूरी, ये क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स हो जब हम हैजर्ड एनालिसिस करते हैं तो उसमें ये फूड चेन का जिक्र बहुत आता है, ठीक है ना। ये मैंने कल भी आपको डिटेल से इसके ऊपर ब्रीफिंग दी थी कि बेसिकली ये वो लाइफ साइकिल है फूड प्रोडक्ट का, स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द डिस्पोजल ऑफ दैट प्रोडक्ट। इसके अंदर जितने भी स्टेजेस होते हैं उसको हम डिफरेंट स्टेजेस कहते हैं या लेवल्स कहते हैं, जैसे सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस इन द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ ए फूड एंड इट्स इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम प्राइमरी प्रोडक्शन टू कंजम्पशन। यानी तैयार होने से लेके फूड को कंज्यूम करने तक का तमाम जो स्टेजेस होती है वो फूड चेन कहलाती है। नंबर एक एंट्री इसकी है, दिस इंक्लूड्स द प्रोडक्शन ऑफ द फीड एंड एनिमल फूड, the food chain also includes the production of the material intended to come into contact with food or raw materials. The food chain also includes service providers. अच्छा, ये भी चीज शामिल है कि फूड चेन के अंदर जो मतलब एक तो फूड तैयारी का मरला होता है ना, मतलब फूड की एक्सट्रैक्शन का, मतलब उनके जो रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट्स आ रहे होते हैं फूड चेन के अंदर शामिल होते हैं। अगली स्टेज उनकी प्रोसेसिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और इवन उनकी सर्विस डिलीवरी भी। यानी एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के अंदर जब आप फूड तैयार करके जब आप अपने जो कस्टमर है वो पेश करते हैं, तो वो भी आपकी फूड चेन का पार्ट होगा, क्योंकि कि आपकी जो कंटेमिनेशन है ये इस फूड चेन की इसी स्टेज पे भी पॉसिबल हो सकती है, आपके फूड को इम्पैक्ट कर सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए होल चेन को डिस्कस करना और अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि इन मतलब जब हम फूड सेफ्टी की बात करते हैं और ऑब्वियसली हम फिर फूड हैजर्ड्स की बात करते हैं, फूड हैजर्ड्स जो फूड रिस्क क्रिएट करते हैं, तो फूड रिस्क बेसिकली वो किसी भी स्टेज के ऊपर कंटेमिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कंटेमिनेशन को ही बेसिकली हमने आइडेंटिफाई करना है। ये कंटेमिनेशन जो होती है ये फूड हैजर्ड्स होते हैं, ठीक है। फूड सेफ्टी एक मतलब कंप्लीट एक्सरसाइज जो होती है फूड हैजर्ड्स को प्रिवेंट करने के लिए जो हम करते हैं उसको हम फूड सेफ्टी कहते हैं। यहाँ पे इसकी स्पेसिफिक टर्म बयान हुई है, assurance that food will not cause an adverse health effect for the consumer when it is prepared and are consumed in accordance with its intended use। तो मेरा आपको ये मशवरा होगा कि इन टर्म्स को अच्छी तरह आप अंडरस्टैंड करें और इनको याद कर लें। बेहतर ये होता है कि इनको माइंड में आप खुद मतलब आपके जहन में ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप रेफर करेंगे किसी टर्म को अपने स्टैंडर्ड के अंदर, तो यहाँ से आप रेफर करेंगे, आप फिर उसके लिए गूगल सर्च में नहीं जाएंगे, क्योंकि गूगल सर्च में एक टर्म को डिफरेंट तरीकों से मुख्तलिफ डिक्शनरी के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन किया होता है, लेकिन हमें वो डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने रहना स्टैंडर्ड के अंदर है, हमारा स्कोप स्टैंडर्ड के अंदर है। तो इसलिए हमारी ये जो टर्म इसके अंदर बयान हुई है स्टैंडर्ड के अंदर, ये अथेंटिक, ये फाइनल वर्डिक्ट है।
अगर हम कोई और डेफिनेशन उठा के उसको वहां पे पेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो मतलब है कि वो डेविएट करेगी इस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के साथ। तो इसलिए इन टर्म्स को अंडरस्टैंड करना बल्कि याद कर लेना ज्यादा बेहतर होता है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। फूड सेफ्टी हैजर्ड एनी बायोलॉजिकल केमिकल एंड फिजिकल एजेंट, लेकिन ये सारा मैं आपको ऑलरेडी जो क्लास 1 थी हमारी उसके अंदर मैंने ब्रीफ कर दिया था, इसलिए आपको शायद ये मुश्किल नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बट ऑब्वियसली स्टैंडर्ड की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए हम इसी मकसद के लिए इसको रीड कर रहे हैं ताकि हमें इसकी प्रॉपर जो लैंग्वेज है उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए हमारे जहन। तो बायोलॉजिकल केमिकल और फिजिकल एजेंट इन फूड विद द पोटेंशियल टू कॉज एडवर्स हेल्थ इफेक्ट, ठीक है ना, मतलब जो भी आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो फूड सेफ्टी हैजर्ड्स होती हैं, ठीक है। और इन हैजर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए हमें फिर सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। इंटरेस्टेड पार्टीज ऑलरेडी इसको भी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पे हमने क्वालिटी में भी की थी। क्वालिटी में हमारी क्वालिटी से रिलेटेड जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको हम इंटरेस्टेड पार्टीज कहते हैं। यहाँ पे हम फूड सेफ्टी से रिलेटेड जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, चाहे वो हमारे फूड जो रॉ मटेरियल के प्रोवाइडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, चाहे वो हमारे ऑन प्लांट जो हमारे वर्कर्स हैं, इंटरनल एम्प्लॉयज हैं, एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, या जो रेगुलेटर्स हैं, जैसे फूड सेफ्टी की अथॉरिटीज होती हैं, ठीक है, या बल्दिया वाले होते हैं, या मतलब है कि आपके कोई नेशनल लेवल पे कोई फूड से रिलेटेड कोई लेजिस्लेशन मौजूद है, एक्ट मौजूद है, कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मौजूद है, तो वो भी आपकी उसमें आएगा, मुतलका पार्टी के अंदर, स्टेक होल्डर्स के अंदर आएगा आपका। और इसी तरह आपका जो फाइनल यूजर होता है, कंज्यूमर होता है, जिसको आप वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो दे के तो मतलब उसको कंज्यूम करवाते हैं, मतलब उसको ज़ाहिर सेल करते हैं, तो वो आपको यूज करते हैं। तो ये वो तमाम पार्टीज जो होती हैं, यहाँ पे हम फूड से रिलेटेड जो हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं उनको हम स्टेक होल्डर्स भी कहते हैं, ठीक है ना। जो पुराना स्टैंडर्ड है 2005 वाला, उसमें तो ये वर्ड स्टेक होल्डर ही यूज हुआ है, ठीक है। इंटरेस्टेड पार्टीज का वर्ड ये 2018 के वर्जन के अंदर ऐड हुआ। अब 2025 या 26 में जो वर्जन आना है, मे बी उसमें कोई और वर्ड यूज कर ले वो, बट जनरली स्टैंडिंग के स्टेक होल्डर का भी मतलब वही है जो इंटरेस्टेड पार्टीज, मतलब सिर्फ वर्ड चेंज हुआ है, मीन तकरीबन एक जैसे है, ठीक है ना। एडमिटेड टर्म का मतलब ये है कि अमूमी तौर पे इसी को लोग ज्यादा वर्ड को यूज करते हैं, स्टेक होल्डर। बट प्रेफर्ड टर्म चूंकि इस स्टैंडर्ड के अंदर यूज हुई है, तो इसलिए वो कहते हैं जी कि इसका यूज करें, इंटरेस्टेड पार्टीज का इस टर्म को यूज करें, ठीक है। उसके बाद लॉट क्या है जी? लॉट डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एंड आर प्रोसेस्ड एंड आर पैक्ड एसेंशियली अंडर द सेम कंडीशन। आपको पता है एक लॉट का माल जिसको कहते हैं, लॉट मीन्स के वो एक सांचे में जो चीजें ढलती हैं, ठीक है ना, चाहे जितनी भी क्वांटिटी हो, उसको लॉट कहते हैं, ठीक है ना। मतलब एक प्रोसेस, एक जैसी कंडीशंस और एक जैसी पैकिंग के साथ जब चीज निकलती है एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, उसको हम लॉट कहते हैं, ठीक है। लॉट का डायरेक्ट रिलेशन है हमारी ट्रेसिबिलिटी के साथ। जब हम ट्रेसिंग का मैकेनिज्म बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, डेवलप करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसमें हमें लॉट के नंबर जो है उनको फिर वहां पे मेंशन करना पड़ता है। इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए भी लॉट की जो है इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, और ट्रेसिबिलिटी में भी इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है जी। तो ये उसके बाद मैनेजमेंट सिस्टम जी, मैनेजमेंट सिस्टम ऑलरेडी मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ कि सेट ऑफ इंटरलेटेड इंटरैक्टिव एलिमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसेसेस टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। मतलब ये एक पूरा एक कंट्रोल मेजर होता है, एक पूरा एक सिस्टम होता है जिसके अंदर इंटरलेटेड एक्टिविटीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं, ताकि जिसमें हम मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, प्रोसीजर्स बनाते हैं, और ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, और फिर उनको अचीव करने के लिए हम फिर प्लानिंग करते हैं, उसको हम मैनेजमेंट सिस्टम। मेजरमेंट प्रोसेस टू डिटरमिन ए वैल्यू, ठीक है ना। किसी वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं उसको हम मेजरमेंट कहते हैं, जिसमें हम किसी यूनिट का यूज करते हैं, किसी इकाई का यूज करते हैं। मॉनिटरिंग डिटरमिनिंग द स्टेटस ऑफ ए सिस्टम और प्रोसेस और एन एक्टिविटी, मतलब किसी प्रोसेस या सिस्टम का स्टेटस चेक करने के लिए
जो हम काम करते हैं उसको मॉनिटरिंग कहते हैं। तो दिस इज ए स्लाइट डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में हम वैल्यू डिटरमिन नहीं करते, हम ओवरऑल चेक करते हैं कि आप ये प्रोसेस जो है वो एज पर दी इंटेंडेड प्लान काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है ना। उसका इस वक्त क्या स्टेटस है, इसको हम कहते हैं मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग मेजरिंग का ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद नॉन कंफर्मिटी, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ए रिक्वायरमेंट, ऑब्जेक्टिव रिजल्ट टू बी अचीव, जो हमने अचीव करना होता है, ऑपरेशनल प्रोसीजर प्रोग्राम, ऑपरेशनल प्री रेक्विजिट प्रोग्राम्स, ठीक है जी। ये वो प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम एक तो पीआरपीज होते हैं या ओआरपीज होते हैं, ऑपरेशनल प्री रेक्विजिट प्रोग्राम, और उससे पहले क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। तो अगर हम इनकी बात कर लें ओपीआरपीज, तो ओपीआरपीज क्या है? दीज आर द कंट्रोल मेजर्स, आर कॉम्बिनेशन ऑफ द कंट्रोल मेजर्स अप्लाइड टू प्रिवेंट और रिड्यूस ए सिग्निफिकेंट फूड सेफ्टी हैजर्ड्स। जो HACCP होता है वो भी कंट्रोल मेजर होता है, ठीक है ना। जो OPRPs होते हैं ये भी कंट्रोल मेजर्स होते हैं, ठीक है। ये दोनों किस्म के कंट्रोल मेजर्स ही होते हैं बेसिकली फूड सेफ्टी को इंश्योर करने के, ठीक है ना। तो इन जो OPRPs होते हैं इसमें जैसे मतलब है कि मुख्तलिफ, अगर मैं आपको एग्जांपल से इनको अंडरस्टैंड करवाऊं, जैसे सप्लायर अप्रूवल एंड रॉ मटेरियल सोर्सिंग, ये OPRP है। क्लीनिंग एंड सैनिटेशन प्रोग्राम, ये OPRP है। पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम, ये OPRP है। पैकेजिंग मटेरियल मैनेजमेंट, ये OPRP है। ट्रेसेबिलिटी एंड रिकॉल प्रोग्राम, ये OPRP है। एम्प्लॉय ट्रेनिंग, ये OPRP है। एलर्जन कंट्रोल प्रोग्राम, OPRP है। स्टोरेज कंडीशंस का कोई इफेक्टिव मैकेनिज्म प्लेस करना किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे फूड हैजर्ड्स बहुत ज्यादा हो, ये OPRP है। वेस्ट मैनेजमेंट भी OPRP में आता है, ठीक है ना। ये वो जनरल कंट्रोल मेजर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे लिए जाते हैं ताकि ओवरऑल आपके फूड के अंदर किसी किस्म की कंटेमिनेशन ना हो। लेकिन वो जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं वो स्पेसिफिक टू ऑपरेशनल लेवल पे होते हैं। ऑपरेशनल मतलब जब आपका जो प्रोसेस फूड को करने का ऑपरेशन चल रहा होता है, वहां पे हम क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स को अप्लाई करते हैं। जबकि ये जो OPRPs होती है ये जनरली ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, अगर आपका ऑपरेशन नहीं भी चल रहा तब भी आप PRPs या OPRPs जो है वो वहां पे इन प्लेस कर सकते हैं। मसलन अगर आपने आपका प्लांट बंद भी पड़ा है, काम नहीं भी हो रहा है, लेकिन आपने अगर सैनिटेशन का वहां पे कोई प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, OPRPs वहां पे डिटरमिन किया हुआ है और उसको आप रन कर रहे हैं, उसके मुताबिक सफाई सुथराई हो रही है, होता है ना प्लांट 2 दिन के लिए बंद हो गया, 10 दिन के लिए बंद हो गया, छुट्टियां आ गई, ये वो, तो लेकिन वो आपके जो OPRPs हैं वो फंक्शनल रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपके जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स हैं HACCP, वो ड्यूरिंग ऑपरेशन एक्टिव होंगे आप, ठीक है ना। जब आपका ऑपरेशन जो फूड का पूरा प्रोसेस होता है जिसमें मशीन चल रही होती हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्शन हो रही हैं, रॉ मटेरियल मिक्स हो रहा है और फिर नई चीज बन के आ रही है, सारा प्रोसेस जो हो रहा होता है उसको हम कहते हैं OPRPs, ठीक है जी। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है HACCP में और OPRP से। बेसिकली तो मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हम देखें तो ये दोनों है तो कंट्रोल में, यस ना, मतलब वो जो HACCP होते हैं वो भी हम ऑर्गेनाइजेशनल का ही पार्ट होता है ना। ऑपरेशन ऑपरेशन जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट है। तो मतलब वो एक कंप्लीट मैनेजमेंट सिस्टम का फिर इंटीग्रेशन इनकी आपस में हो जाती है। OPRPs अगर आपके इफेक्टिव है तो उसमें क्या होगा कि एक लेयर ऑफ डिफेंस आपके लिए बन जाएगी, ठीक है ना। मतलब कंटेमिनेशन ऑफ द फूड वहां पे प्रिवेंट हो जाएगी। लेकिन ऑब्वियसली जब आप ऑपरेशन में आते हैं तो वहां पे मजीद मतलब पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, मतलब आपकी कंटेमिनेशन होने की फूड की, चाहे वो बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन है, फिजिकल है या केमिकल है। तो उनको फिर वहां पे कंट्रोल, जैसे हमने एग्जांपल में डिस्कस किया था कि एक दूध है। अब दूध में मतलब है कि ठीक है आपने OPRPs के जरिए उसको जज कर लिया, मॉनिटर कर लिया कि साफ सुथरा दूध आपके पास आ रहा है। लेकिन अब साफ सुथरा दूध तो सैनिटेशन में या आपके उस कंट्रोल प्रोग्राम में से गुजर के आ गया, उसके बाद फिर उसके अंदर जो बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं
जो कि किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर से ही रिमूव होते हैं, तो वो तो ओपीआरबी में एड्रेस नहीं ना होंगे। उनके लिए फिर आपको क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, एचएसीसीपी की जरूरत पड़ेगी। तो फिर वहां पे फिर आप वहां पे ये जो एचएसीसीपी होता है, यानी हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, इनका यूज करते हैं ताकि इंश्योर कर सके कि उसके अंदर किसी किस्म की बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन भी नहीं है, यानी ऐसी कंटेमिनेशन जो आपको फिजिकली नजर नहीं आ रही या आपके ओपीआरपीज के अंदर से वो गुजर के आ गई है आगे, ऑपरेशनल लेवल तक आ गई है। लेकिन यहाँ पे अगेन आपके पास एक दूसरा डिफेंस मैकेनिज्म मौजूद है, दूसरा कंट्रोल मेजर्स ऑन टॉप ऑफ दैट मौजूद है, जिसमें आप इंश्योर कर सकते हैं कि वो कंटेमिनेशन जो है वो ना हो फूड के अंदर। लेकिन फिर भी अगर हो जाती है तो फिर आपको बड़ा स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना पड़ता है, या तो फिर आपको उसकी रीप्रोसेस करें उसको, या फिर आप उसको डिस्कार्ड करें, यानी इसको डिस्पोज कर दें। वो क्योंकि वो चीज जो है वो कंजम्पशन के लिए सेफ नहीं है, हेल्दी नहीं है, वो कोई बीमारियां काज कर सकती है, कोई फूड प्रॉब्लम कॉज कर सकती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज रेपुटेशन हो सकती है। उसके साथ साथ आपकी जो मतलब ओवरऑल जो मतलब आपके क्लाइंट्स कस्टमर्स हैं उनके ऊपर बैड इंप्रेशन जाएगा। तो इसको हम कहते हैं ओपीआरपीस, ऑपरेशनल प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स। आउटसोर्स सिंपल टर्म है, इसमें कोई ज्यादा नहीं होता कि मेक एन अरेंजमेंट्स वेयर एन एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म्स पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन और प्रोसेस। मतलब जो काम आपकी ऑर्गेनाइजेशन का अपना होता है, लेकिन उसके लिए आप किसी बैरूनी जो इदारा होता है उसकी मदद ले लेते हैं। कोई पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग करवानी है, कोई पार्ट ऑफ द प्रोसेस करवाना है, किसी कॉन्ट्रैक्टर की आप सर्विसेज हायर कर लेते हैं, उसको हम आउटसोर्स कहते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस क्या है, मेजरेबल रिजल्ट्स, वो चीजें जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो परफॉर्मेंस होती है। ठीक है ना। पॉलिसी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्री रिक्विजिट प्रोग्राम ये वही ओपीआरपीज हैं, पीआरपीज, ये बेसिक कंडीशंस एंड एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड थ्रू आउट द फूड चेन टू मेंटेन फूड सेफ्टी। ठीक है ना। एक ऑपरेशनल लेवल की पीआरपीज होती हैं, एक मतलब ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की पीआरपीज होती हैं। तो ये जो है प्री रिक्विजिट प्रोग्राम जो है इनको ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की पीआरपीज कहते हैं। वो ओपीआरपीज जो होती हैं वो ऑपरेशनल लेवल की पीआरपीज होती हैं। ठीक है। तो ये हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी डेवलप करते हैं, और आपका ऑपरेशनल लेवल पे भी हम उनको डिटरमिन करते हैं और उनको डेवलप करते हैं, ताकि हमारे पास कंट्रोल मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग हो कि अगर वो पीआरपी से भी गुजर गए हैं और ओपीआरपी से भी गुजर गए हैं, लेकिन फिर हमारे पास अगर एचएसीसीपी का एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म मौजूद है, तो फिर वहां पे हम उसको कंटेमिनेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें से भी वो पास थ्रू हो गया है, आपकी एचएसीसीपी से भी गुजर गया है वो कंटेमिनेशन, तो इसका मतलब है कि वो आपके फूड के अंदर एंटर हो गया है, और अब वो फूड हेल्दी नहीं है, मतलब कंजम्पशन के लिए जो है वो नहीं रिकमेंडेड दैट फूड। ठीक है। प्रोसेस क्या है, सेट ऑफ इंटररिलेटेड और इंटरेक्टिव एक्टिविटीज व्हिच ट्रांसफॉर्म इनपुट टू आउटपुट्स, ये प्रोसेस होते हैं। ऑलरेडी आपके ज़हन में इसका कॉन्सेप्ट हो गया है इंशाल्लाह। और प्रोडक्ट के आउटपुट दैट इज ए रिजल्ट ऑफ ए प्रोसेस, कोई प्रोसेस को जब हम परफॉर्म करते हैं तो उससे जो आउटपुट निकलते हैं दैट इज ए प्रोडक्ट। रिक्वायरमेंट क्या है, नीड और एक्सपेक्टेशन दैट इज स्टेटेड जनरली इम्प्लॉयड और ऑब्लिगेटरी, ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं। रिस्क क्या है जी, इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी का क्या मतलब होता है, कि एक तो होता है हैजर्ड। हैजर्ड वो चीज जिसके अंदर पोटेंशियल होती है किसी चीज को नुकसान काज करने की, लेकिन अगर उस पोटेंशियल किसी चीज के नुकसान काज करने की जो पोटेंशियल है, अगर उसकी लाइक्लीहुड बढ़ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, तो उसको फिर हम कहते हैं रिस्क। यानी वो किसी गैर यकीनी सूरत का एक असरात होते हैं, मतलब वो असरात होते हैं जो आपने प्लान नहीं किए होते, अनइंटेंडेड होते हैं। मतलब आपने सोचा होता है कि मैं ये आज दफ्तर जाऊंगा, तो मैं इतने बजे दफ्तर पहुंच जाऊंगा, लेकिन अचानक बारिश आ जाती है। ठीक है ना। अब बारिश का जो है वो आपने प्लान तो नहीं किया होता ना, कि अचानक रास्ते में बारिश आ गई है या रास्ते में ट्रैफिक बंद हो गई है, तो वो जो ट्रैफिक का बंद होना है या बारिश का आना है दैट इज ए रिस्क, और उसकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ द रिस्क। अगर बारिश बहुत तेज है
तो फिर आप ऑब्वियसली घर से ही नहीं निकल सकेंगे। लेकिन हल्की फुल्की है तो फिर आप मतलब एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क है, आप रिस्क लेंगे, आप घर से निकल पड़ेंगे और अपना सफर जारी रखेंगे। तो ये जो रिस्क होता है बेसिकली ये किसी अनसर्टेनिटी का इम्पैक्ट होता है, जिसको हम इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सिग्निफिकेंट फूड हैजर्ड्स हैं, जो कि आपकी फूड चेन के अंदर आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ठीक है, उनको हम सिग्निफिकेंट फूड हैजर्ड्स कहते हैं। इसके बाद टॉप मैनेजमेंट है। टॉप मैनेजमेंट की भी डेफिनेशन कॉमन सेंस की बात है, पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल हु डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स एन ऑर्गेनाइजेशन एट द हाईएस्ट लेवल इज ए टॉप मैनेजमेंट। ट्रेसिबिलिटी, हाँ ट्रेसिबिलिटी को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ability to follow the history, application, movement and location of an object through specified stages। ट्रेसिबिलिटी बहुत जरूरी अमल है फूड सेफ्टी के अंदर। ठीक है ना, इवन क्वालिटी के अंदर भी ये जरूरी है, क्वालिटी में भी ट्रेसिबिलिटी का होना जरूरी है, क्योंकि इसी से ही आप अपनी उस एंड प्रोडक्ट को तलाश कर सकते हैं इस ट्रेसिबिलिटी के अमल से जिसमें ये कोई कंप्लेन मौजूद है। ठीक है ना, बस आपकी वो दस्तरस से निकल गई, मतलब आपके सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने उसको आउट कर दिया, इवन कि वो कस्टमर तक चली गई। पहले डिस्ट्रीब्यूटर के पास की, फिर मतलब होलसेल डीलर के पास गई, फिर वो किसी एंड यूजर तक गई। तो अगर वो ट्रेसिबिलिटी का मैकेनिज्म मौजूद है, ठीक है ना, अब इस ट्रेसिबिलिटी की वजह से आप देखें कि ये जो बड़े बड़े मतलब इदारे कंपनियां होती हैं, इनकी ट्रेसिबिलिटी कितनी जो है वो इफेक्टिव होती है कि अगर जापान के अंदर गाड़ियों की कोई लॉट बनी है और उनकी मतलब कोई यूनिट किसी अफ्रीका के किसी कंट्री में जाके सेल हुआ है और जितने ही हाथों से गुजरा है उसकी उसका ट्रेसिबिलिटी का मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग होता है कि वो उस एंड प्रोडक्ट तक अगर उसको तलाश करना चाहे तो उसको कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब वो एक मैकेनिज्म बना होता है ना कि ट्रेसिबिलिटी, अगर ये प्रोसेस आप फॉलो नहीं करेंगे तो उसकी सेल रीड नहीं होती। ठीक है ना, वो जब सेल रीड होती है तो इसका मतलब है कि वो एक ट्रेसिबिलिटी के प्रोसेस के अंदर आ जाती है वो चीज, तो उसको आप ट्रेस कर सकते हैं। टोयोटा है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि अपनी प्रोडक्ट को ट्रेस कर लेते हैं, फौरन पता लग जाता है कि उनका ये यूनिट फला एरिया में है, फला बंदे के पास है। और अगर उनको महसूस हो, जैसे ये टोयोटा के ये जो टोयोटा कोरोला गाड़ियां हैं, जीएलआई एक्सएलआई, जीएलआई से पहले एक्सएलआई की एग्जांपल बड़ी दी जाती है कि इसमें ब्रेक्स के इश्यूज थे। तो मतलब है कि वो फिर कंपनी ने ये तमाम यूनिट्स जितने भी सेल किए हुए थे वो वापस मंगवाए। वो किस कैसे मंगवाए, वो ट्रेसेबिलिटी के सिस्टम के जरिए मंगवाए। ठीक है ना, तो ये वाला फंक्शन जो है फूड के अंदर भी अप्लाई होता है ट्रेसेबिलिटी का। अपडेट किसी चीज को पहले वर्जन को दूसरे वर्जन में चेंज करना और उसके अंदर चेंज लाना, उसको अपडेट कहते हैं। वैलिडेशन क्या है जी, वैलिडेशन ऑब्टेनिंग एविडेंस दैट ए कंट्रोल मेजर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ द कंट्रोल मेजर्स विल बी कैपेबल ऑफ इफेक्टिविटी कंट्रोलिंग द सिग्निफिकेंट फूड सेफ्टी हैजर्ड्स। मतलब आप किसी प्रोसेस को जब किसी एविडेंस के साथ मैच करते हैं तो उसकी मेजरिंग या उसकी मॉनिटरिंग या उसकी चेकिंग से आप उसको बेसिकली उसकी एविडेंस के साथ वैलिडेट करते हैं कि क्या ये प्रोसेस किस लेवल तक ठीक काम कर रहे हैं, उसको हम वैलिडेशन कहते हैं। और वैलिडेशन करना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे प्रोसेसेस जो है, जब आप भी एज ए ऑडिटर काम कर रहे होते हैं, आप भी बेसिकली अपने तमाम जो मतलब एविडेंस आप कलेक्ट करते हैं वो ऐसे ही तो नहीं कर लेते ना कि मतलब जो दिल किया उठा लिया और उसको आप एविडेंस ऐसे एक्सेप्ट तो नहीं होगा, उसको वैलिडेट करना पड़ेगा ना। उसको किसी न किसी मतलब प्रोसेस के साथ जिसका आप एविडेंस लिया है उसको वैलिडेट करना पड़ेगा कि ये एक्सेप्टेबल एविडेंस है या नहीं है। तो ये है जनाब हमारा आज का टॉपिक। आज हमने जो नॉन ऑपरेशनल पार्ट है उसको डिटेल से डिस्कस कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब चंद सेकंड हैं, इसके बाद हमारी आज की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी और फिर इंशाल्लाह ताला कल हम ऑपरेशनल पार्ट्स जो है उसको स्टार्ट लेंगे। तो अगर आपका कोई सवाल हुआ इससे रिलेटेड, अगर हमारा ये डिस्कनेक्ट हो जाता है सेशन, जो कि ऑब्वियसली चंद सेकंड में हो जाएगा, तो काइंडली आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। या फिर कल की क्लास के अंदर अगर आप अपना नोट कर लें, अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो दोबारा एक्सप्लेन करने वाला है तो मैं इंशाल्लाह आपको कर दूंगा। ठीक है जी। जी ठीक है सर। हाँ,
और बाकी वो मैंने बता दिया आपको क्विज के सिलसिले में कि क्विज जिस मॉड्यूल के अंदर होगा उसमें आप अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें नहीं होगा उसको आप जस्ट वैसे ही गो थ्रू